विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है तू रात की बात न कर, रात तो गुजर गई, ऐस वह मुझे बता तेरी रोशनी कहाँ गई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। इस प्रकार से एक प्रकार से 543 जो लोकसभा सीट है उसमें आधी लोकसभा सीट के चुनाव हो चुका है। परंतु इन दिनों जिस प्रकार से देश के सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख नरेंद्र मोदी और विपक्ष इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी के बीच आरोप और प्रत्यारोपों का सवाल चल रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक मोड में है, उससे बहुत ही सटीक ये बैठता है कि प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा इस देश से पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को में सेंग मारकर उन्हें मुस्लिमों के लिए उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं और प्रधानमंत्री ये बार बार कह रहे हैं। कल तो प्रधानमंत्री ने कहा कि लगता है वो शहजादे कहते थे, कांग्रेस के शहजादे जो आए समय अडानी अंबानी का नाम जपते थे, आरोप लगाते थे, इन दिनों चुप है। उन्होंने माल समेट लिया जिस ढंग से उन्होंने कहा। क्या टेम्पो में आया है? तो उसके प्रत्युत्तर में राहुल गांधी ने भी कहा, विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि आप के पास ईडी है, सीबीआई है, आप अडानी, अंबानी और राहुल गांधी तीनों पर छापे डालें कि कौन गुनाहगार है। लोग हैरान हैं देख के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने एक आरोप लगाया था कांग्रेस पे कि कांग्रेस अंध तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त है और उसकी ऐसी मंशा है कि आने वाले समय में वो विरासत टैक्स डाली। सेम पिपोत्रा के नाम पे उन्होंने इस प्रकार का वो किया और कहा विरासत ट्रस्ट कर लगाएगी जो महिलाओं के लोगों की संपत्ति को हड़प लेगी। तुम्हारे 2 मकान हैं, 1 मकान मुस्लिमों को देंगे, वो भी घुसपैठियों को, जो बाहर से आए घुसपैठियों उनको। जिस प्रकार से ये बोला गया, भले ही प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है, न विपक्ष को देता कि प्रधानमंत्री का इस पर अपमान करे, पर प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से प्रहार किया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, उन्हें भावनात्मक लोगों को इस प्रकार, इससे क्या लगता है तमाम विरोधी दल, देश के तमाम विशेषज्ञ, अभी सुबह मैं प्रेस क्लब में, देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रेस क्लब जो संसद के समीप है, उसमें दैनिक भास्कर से जुड़े और कई दशकों से संसद की कार्रवाइयों का कार्रवाइयाँ के दर्शक रहे, उनके समीक्षक रहे। केपी मलिक
गुजरात टाइम के राजेश सिंह जी और अन्य पत्रकारों से मिला। सबका ये मानना था कि प्रधानमंत्री को इस प्रकार के वो निकलना, और देश के वरिष्ठ पत्रकार रहे गोपाल पांडे वयोवृद्ध, वो स्तब्ध हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग इस प्रकार की बातें क्यों कह रहे हैं। मोदी और योगी तो देश के लिए समर्पित है, उनका तो अपने परिजन में नहीं है, फिर उन पे इस प्रकार के आक्षेप क्यों लगाए जा रहे हैं और वो इस प्रकार के भाषण क्यों दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। हमारा भी मानना है, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी कह रही है कि प्रधानमंत्री को अपने 10 सालों के कार्यों की बखान करना चाहिए, हमने ये उपलब्धियां की, काम बहुत किए, राम जन्मभूमि निर्माण का काम कोई साधारण काम नहीं, 5 शताब्दियों से जिस पे लाखों लोगों की बलिदान दिया हो, जो भारत की अस्मिता का प्रतीक हो, उसको बहुत सरल ढंग से प्रधानमंत्री, धारा 370 का था, ट्रिपल तलाक का था, देश के स्वाभिमान को पूरे विश्व में फैलाने का, ये चीजें थी। पर दूसरी तरफ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर अंकुश न लगाना और आतंकवाद के जनक पाकिस्तान और चीन पे अंकुश न लगाना, जो अमेरिका द्वारा पोषित भारत विरोधी तत्वों को, जो नाटो के विभिन्न देशों, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में पोषित किए गए हैं अमेरिका में, उनके लिए दो टूक बात न करना। और सरकारों से बेहतर है, परंतु जो ठोस काम होना चाहिए था। आज तो बहुत अचंभित बात हो, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो महत्वपूर्ण दस्तावेज इसी माह प्रकाशित किया है, आज के सारे समाचार पत्रों में ये प्रमुखता से है कि 1947 में भारत को अंग्रेजों ने मुक्त किया था, 47 में विभाजन हुआ था, उसके बाद 1950 से 2015 में एक देश में, भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% घटाव आया। वहीं मुसलमानों की हिस्सेदारी में इस कार्यकाल में 43.15% की बढ़ोतरी हुई। ये अचानक, ये बहुत, और ये पूरे विश्वव्यापी 167 देशों में जनसांख्यिकी बदलाव में जो अध्ययन किया गया, उसके तहत नेपाल और भारत जो हिंदू बाहुल्य देश है, उसमें बहुसंख्यक हैं, उसमें बहुसंख्यकों की भागीदारी निरंतर कम हुई और अल्पसंख्यकों की खासकर मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे जो भारत के पूर्व हिस्से थे, वहाँ मुस्लिम बाहुल्य थे, उसमें मुस्लिमों की बढ़ोतरी हुई। ये जनसांख्यिकी बदलाव, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये चीजें बहुत अजीबोगरीब चीज है। अब मामला ऐसा लग रहा है, प्रधानमंत्री को जो पहले फेज और दूसरे फेज और
तीसरे पेज का चुनाव, उससे कहीं कहीं ना कहीं असुरक्षा का भय हो रहा है, जो वो इस स्तर पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लोगों का भावनात्मक असुरक्षा का भय दिखाकर। परंतु क्या मोदी के लिए ये देश है? ये सवाल मोदी का नहीं। आज तक ने भी इस पे एक भाजपा के अध्यक्ष से ये सवाल किया था कि हमने कांग्रेस का इस साल का घोषणा पत्र पढ़ा, उसमें कहीं भी मुस्लिमों के लिए कोई विशेष योजनाओं का उल्लेख नहीं है। फिर प्रधानमंत्री कहां से बात? ये बिल्कुल सच है। जिस प्रकार से सैम पित्रोदा ने जो ऑल वर्ल्ड कांग्रेस की विदेशी शाखा के प्रमुख हैं, उन्होंने अमेरिका से इस प्रकार का विरासत टैक्स की बात कही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से बुनाया। उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि पूर्वोत्तर और इधर चाइना टाइप के लोग रहते हैं, इधर दक्षिण में अफ्रीका टाइप के काले काले लोग रहते हैं, उन्होंने एक प्रकार नस्ल भेद रंग भेद का बात कही। और उसका खमियाजा किसको पड़ रहा है? इसमें मोटिव क्या होता है? इसमें लाभ किसको मिलता है? उसमें कांग्रेस को आरोपित करके ये कांग्रेस का नेता ये कह रहा है देश का अपमान कर रहा है। इनसे बयान कौन ले रहा है? किसकी शरारत पे ये बयान आ रहे हैं? ये देखने की बात है। हम ये मानते हैं इस प्रकार के प्यादे ढूंढे जाते हैं। आजकल के राजनीति में इस प्रकार के प्यादे ढूंढे जाते हैं और उनसे इस प्रकार के कथन कहलाकर उन किसी दूसरे के साथ ठिकरप हो रहा जाता है। तो ये बात तो हुई, परंतु ये जो गंभीर बात है कि ये सवाल केवल इन लोकसभा चुनाव, देश की पूरी नौकरशाही सहमी हुई है कि कौन आएगा सरकार में। मोदी सरकार जारी रहेगी या इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा? जिस प्रकार के कार्य हुए, तो एक सरकार दूसरे के, जिस प्रकार से मोदी सरकार में जो योजनाएं हैं उसका इंडिया गठबंधन बिल्कुल प्रखरता से विरोध करता है। वो कहते हैं कि नफरत की बात करें, नफरत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ क्या है? वो कह रहे हैं इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है, ये कृत्रिम खतरा पैदा कर रहे हैं, ये समाज में नफरत फैला रहे हैं। ये तक कहा प्रियंका गांधी ने कि कांग्रेस का 5-6 दशक का शासन रहा, कि कोई बता दे कांग्रेस ने किनके मंगलसूत्र छीने, या हमारी कहीं ये ऐसी योजना, हम क्यों करेंगे ऐसी। ये प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार का वो नहीं करना। तो ये सवाल बड़ी जबरदस्त है। इन दोनों सवालों में देखता हूं देश का जो अग्निवीर की बात है, जो चीन द्वारा भारत पे अतिक्रमण की बात है, उस पे सारे विपक्ष जहां भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है, चाहे यहां कश्मीर में इन दिनों आतंकी घटना हो या कोई और चीज हो, यह आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं, ये देश की अस्मिता का सवाल है। क्योंकि ये कहा गया है, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे आसमानों पे है, न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां भी तक भी न होगी दास्तानों में। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं इस्राएल और फिलिस्तीन का हो रहा है, मुस्लिम बनाम यहूदियों का जो झगड़ा चल रहा है वो कई दशकों से चल रहा है, उसमें
यहूदी सौभाग्यशाली है कि अमेरिका और नाटो देश उनके साथ खड़े हैं, परंतु मैं देख रहा हूं भारत के साथ तो कभी विपत्ति के समय रूस खड़ा होता था। आज स्थिति क्या है? रूस के साथ हम कहां तक खड़े हैं, ये बात है। नहीं तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था जब बांग्लादेश की लड़ाई। नाटो हमारे खिलाफ अभी भी किस प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है, कनाडा से लेकर वहां भारत विरोधियों को किस प्रकार से शरण दे रहा है। भारत सरकार दो टूक शब्द नहीं कह सकती है कि जो भी देश भारत विरोधियों को शरण देगा उनसे हम अपना रिश्ते तोड़ देंगे, उनके साथ हम अपने व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे। ये शब्द क्यों नहीं कह रहा? मानवता जब अमेरिका अपने अमेरिकी हितों के लिए अफगानिस्तान से लेकर, इराक से लेकर, मिस्र से लेकर, लीबिया से लेकर, सीरिया से लेकर यूक्रेन तक को दांव में लगा सकता है, तो भारत को अपने विरोधियों को अंकुश लगाने का कोई हक नहीं। ये दोहरी चीज, वहां मानवाधिकार और यहां देश का भी सम्मान नहीं। इस पर दो टूक बात करने की जरूरत थी। तो हमने ये कहा कि ये सवाल मोदी का नहीं, ये सवाल राहुल का नहीं, ये कांग्रेस का सवाल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं, ये राजग गठबंधन का सवाल नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का सवाल नहीं, ये भारत का सवाल है। भारत मजबूत रहेगा, ये किसी जाति का सवाल नहीं, ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का सवाल नहीं, ये राष्ट्र का सवाल है। अगर भारत मजबूत रहेगा, यहाँ पे रहने वाले 140 करोड़ किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हों, किसी भी क्षेत्र के हो, कि लिंग के हों, वो उनका जीवन स्तर मजबूत रहे। आज पूरे विश्व में भारतीयों का सम्मान इसलिए है कि भारत में राजनीतिक स्थिरता है, मजबूती है, देश मजबूत कर रहा है। अगर ये सीरिया की तरह, अगर ये अफगानिस्तान की तरह, अगर ये लीबिया की तरह, अगर ये यूक्रेन की तरह युद्ध में आपस में गुच्छम-गुच्छ गृह युद्ध में तबाह हो जाए, तो यहाँ के लोगों की सम्मान कहाँ होगा? यहाँ के आम जनता के, तुम्हारे अरबों खरबों की संपत्ति, तुम्हारे कितने बड़े भी समृद्धि, तुम्हारी कितनी बड़ी भी प्रतिभा, सब तहस नहस हो जाएगी। उसका कोई मूल्य नहीं होगा, असुरक्षा की वहाँ न होगी। इसलिए मजबूत शासक होना बहुत जरूरी है। देश की व्यवस्था मजबूत हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, देश की अर्थव्यवस्था, लोगों को रोजगार हो। ये जीडीपी बढ़ाने से नहीं होगा, लोगों को कल्याणकारी व्यवस्था चाहिए। जीडीपी तो पश्चिम की केवल शोषणवादी व्यवस्था है। भारत में कल्याणकारी व्यवस्था, सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः का बात है, तो भारत के हिसाब से होना है। हमने इस देश में सबसे बड़ी है कि देश में जो भले ही जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये प्रतिशत कम हुआ या ये हुआ, ये आंकड़े भी झूठे नहीं हैं और खतरा भी झूठा नहीं है। भले ही मोदी को बोलने के लिए नहीं बैठा रखा है जनता ने, जनादेश सत्ताधारी को काम करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए, देश के अमन चैन के लिए, देश में नफरत का सैलाब कम करने के लिए, देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए। जो देश में कट्टरपंथी तत्व हैं, जिन लोगों ने भारत का विभाजन किया, जिस सोच से भारत का विभाजन हुआ, अंग्रेजों ने देश का विभाजन कराया, ये सही है, परंतु उसके पीछे उनको मोहरे कौन बने, जो उन्होंने कहा कि हम भारत में नहीं रह सकते हैं, हमें अलग शासन चाहिए। और इसी प्रकार देश की व्यवस्था शासन में जो देश की संस्कृति से प्यार नहीं करते हैं, वो भारत माता के लिए जो भारत की संस्कृति के खिलाफ बात करते हैं, उन तत्वों पर अंकुश लगाना चाहिए। जिन तत्वों ने कहा हम भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, वो तो पाकिस्तान दे दिया, उनको उनकी हिस्सेदारी दी, धार्मिक आधार पर दिया। अब भारत में आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं होना चाहिए, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं, अभी तो यहाँ पर जिन्होंने शोषण सहा, जो उपेक्षा सही, उनके लिए आरक्षण उचित था। परंतु ये परमानेंट आरक्षण का
नहीं, अभी तो जो वंचित हैं उनको लिए आरक्षण होना चाहिए, जो शोषित हैं, जो पिछड़ गए हैं उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। जिन्होंने अपमान सहा उनको समदर्शी। इस देश में जाति के नाम पे टिकटें बंटने वाले लोग उसके लिए गुनाहगार राजनीतिक दल हैं। इसलिए देश की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा खतरा है। 1947 के बाद हमने कबूतरी पंथ से जबरदस्ती ये आंखें बंद कर दी कि हम सर्वधर्म समभाव है, परंतु हमने उस बीमारी का इलाज नहीं किया जिसके कारण भारत के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पे, जिसके नाम पे भारत में शहरों में दंगे हो रहे हैं, जो सहिष्णु नहीं है, जो रामनवमी पे के शांतिपूर्ण जुलूस पर, अमन चैन के जुलूसों पे पथराव करते हैं। कौन है वो? ये कौन से तत्व हैं? देश में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सबको बराबर मिलना चाहिए, सबका सम्मान, परंतु अलगाववाद को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके लिए देश के राजनेताओं ने कोई प्रबंध नहीं किया। 47 साल से 76 साल से केवल तुष्टीकरण, तुम वोट हमें दो बाकी बाद में, केवल चुनाव जीतने के लिए। इस देश के हुक्मरानों ने मोदी जी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये मुसलमान, हिंदू, ये नहीं, उनके लिए शासक हैं, वो सबकी नज़र में एक, परंतु सच्चाई ये है कि इस देश में राजनीतिक दलों ने अंध तुष्टीकरण के, जिसमें समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से आतंकियों को संरक्षण किया, न्यायालय को भी कहना पड़ा कि इस प्रकार का शर्मनाक व्यवहार मत करिए। अपराधियों को संरक्षण दिया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी के आने से पहले जिस प्रकार से शर्मनाक या माफियाओं का, बाहुबलियों का आतंक चलता था, आम आदमी का जीना दुश्वार था। वो तो सौभाग्य है देश का कि योगी जैसे नेता मिले जिसकी कथनी और करनी में जो राष्ट्र के लिए जीते हैं, परंतु जातिवादी मानसिकता के लोगों ने, उन्होंने जातिवाद का प्रेमन और सरलोलुपता के लोगों ने उनका रास्ता कमजोर करने की सोची। हमारा तो ये मानना है राष्ट्र में ऐसे कर्णधार चाहिए जो देश में बिना पक्षपात के, भेदभाव के, राष्ट्र के हित के लिए समर्पित रहे, किसी का तुष्टीकरण न करे, किसी को शोषण न करे, सबके कल्याण के लिए योजना बनाए, सबको शिक्षा, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का भेद मिटा कर भारतीयता का वो करें। तो यही बहुत बड़ा वो है प्रधानमंत्री मोदी। आज हम ईरान को देखते हैं किस प्रकार से पारसियों को वहाँ से तबाह कर दिया गया, किस प्रकार से अफगानिस्तान से, कश्मीर से जिस प्रकार से कश्मीर पंडितों को खदेड़ दिया गया। क्या उसके बाद देश की आंखें नहीं खोलनी चाहिए थी? किस प्रकार से 20-22 लाख लोगों का, निरपराध लोगों का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कत्ले आम किया गया विभाजन के समय। क्या उसके बाद ये मजबूती से काम नहीं करना चाहिए था? इस प्रकार के तत्व जिन पार्टियों के नाम पर, यहाँ पे मुस्लिम लीग के नाम पे, रजाकारों के नाम पे पार्टियां पंजीकृत हैं, उनके नाम लेने वालों को भारतीय राजनीति में प्रतिबंध लगना चाहिए था। परंतु कोई भी हो, इस देश में कट्टरवाद चाहे किसी का हो, हाँ, न्याय के लिए किसी भारत की संस्कृति के खिलाफ कोई भी आवाज न उठाए। 2014 के पतन के बाद कांग्रेस पार्टी के एंथनी कमेटी ने, एक बड़े नेता एंथनी कमेटी जो रक्षा मंत्री रहे, उनकी कमेटी ने ये कहा कि कांग्रेस ने अंध तुष्टीकरण करके जनता का विश्वास खो दिया। आज कांग्रेस भले ही अपने घोषणा पत्र में जनता को, बेरोजगारों को लाख रुपए की बात कहे, ये करे, आम जनता विश्वास नहीं है। तुम्हारे पास कार्यकर्ता नहीं, नेताओं अवसरवादियों की फौज है, वो भी थोड़ा अनुकूल अवसर आकर भारतीय जनता पार्टी के बाजार में बिक जाते हैं। समर्पित नेताओं का जरूरत है। केवल बहुसंख्यकों को, भारतीय समाज को, भारत को गाली देकर देश में सत्तासीन नहीं होगा। ये तमाम जितने भी इंडिया गठबंधन के हैं, चाहे ममता बनर्जी किस प्रकार का कुशासन बंगाल में कर रखा है, हमने देखा। भारतीय जनता पार्टी आज देश में केवल एक राज्य बहुत मजबूती से काम कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश।
और दूसरा राज्य उड़ीसा बहुत अच्छा ढंग से बीजू पटनायक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं उभरने देते हैं। दिशाहीन नेतृत्व जिस प्रकार से उत्तराखंड में थोपा गया है वो कमज़ोर होता है, उससे राष्ट्र कमज़ोर हो जाता है। उत्तराखंड में लोग त्राय कर रहे हैं कि किस प्रकार से राजधानी गैरसैंण के बिना प्रदेश सभा हो गया, वहाँ पर जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को थोपा गया, वहाँ पर भू कानून, मूल निवास के कानून के लिए जनता सड़कों पे है, वहाँ पे अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पे है, परंतु बेशर्म जनप्रतिनिधि बने लोग बेशर्मी से चिट्ठी लिख रहे हैं विधानसभा में। गैरसैंण विधानसभा जिसके लिए बलिदान हो गए बाबा मोहन उत्तराखंडी और उत्तराखंड के लोगों ने अपनी शहादत दी, वहाँ में ठंड लग रही है। ऐसे निर्लजों को पार्टी में रखा गया है, ऐसे निर्लजों को तुरंत उनको सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए थी। पर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ऐसे जनप्रतिनिधियों की सुनते हैं, उनको सही दिशा नहीं देते हैं। धामी जी से हमें आशा थी, प्रदेश में कोई भी नेता इतना मजबूती से नहीं कह पा रहा है। हरीश रावत गाहे कुछ दिशा बोलता है, परंतु समय के आने पर वो भी सही दिशा में काम करने में अक्षम रहे, या परिस्थितियाँ ऐसे रही। पर उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। इसी प्रकार पूरे देश में हमारा ये मानना है, मोदी जी भले ही सत्ता के डगमाने में असुरक्षा की भावना से, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, इसलिए जो भी अवसर मिलता है उसका सदुपयोग करें। 2014 में जिन मांगों के लिए मोदी जी ने जनादेश मांगा था, वो पिंक रेवोल्यूशन की क्रांति कहाँ गई? गो हत्या पर प्रतिबंध पूर्ण लगना चाहिए था। व्यापार, गोवंश व्यापार, कसाई खाने इस देश में बंद होने चाहिए थे। शराब की गटर नहीं बनाना चाहिए था गाँव में, परंतु क्या करें, भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगना चाहिए था, परंतु भ्रष्टाचारियों को सत्तारूढ़ सत्ता में महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया गया, ये तो उन पर दंडित किया जाता। किसी भी पार्टी के भ्रष्टाचारी हों, दुराचारी हों, उन पर अंकुश लगना चाहिए। इन शब्दों के साथ ये महत्वपूर्ण बात थी। आपको अपना रोड मैप देना चाहिए था। आप कांग्रेस से बिल्कुल आशंकित न हो, विपक्ष से आशंकित न हो। वो अपने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और निहित स्वार्थ और तुष्टिकरण के कारण जनता ने पहले ही उन्हें बेदखल कर चुके हैं। परंतु आपको सत्ता सौंपी, 10 साल से आपने जो काम किए वो बताइए। क्यों बेरोजगारी, करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात करके भी देश के अधिकांश 30 लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त क्यों हैं? उनमें लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? रोजगार देने से यहाँ कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित होगी, सरकार का काम चलेगा। अंध निजीकरण अडानी या अंबानी का किसी का भी हो, इस देश में अगर निजीकरण करना था तो टाटा की तरह ईमानदारी से, इन्फोसिस की तरह ईमानदारी से काम करे, कल्याण कर्मचारियों के कल्याण की काम करे, परंतु केवल ठेकेदारी से पूरी देश के युवाओं के भविष्य, आम आदमी को शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन सबसे वंचित करे। कल्याणकारी व्यवस्थाएं नहीं है। अधिकांश जिला चिकित्सालय बीमार पड़े हुए हैं दूरस्थ क्षेत्रों में। केवल तो आपकी जो योजना है आयुष्मान, उससे जनता का कल्याण नहीं होगा। कहाँ कहाँ भटकेंगे? सबको ये कि ये किसी को दे दिया, पक्षपात नहीं। जिसके पास भी आधार कार्ड हो, व्यवस्था की जिम्मेदारी है सबको आधार कार्ड बनाए, सबका वोटर कार्ड बनाए, अनिवार्य वोटिंग की जाए, तो तब देश का कल्याण होगा। अग्निवीर से नहीं, देश की सुरक्षा बहुत मजबूत होनी चाहिए। बहुत बड़ा संकट है देश में, कितने अतिवादी संगठन है,
धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण की तरफ बढ़े हुए हैं, रात दिन यही काम कर रहे हैं। और देश के सत्तारूढ़ दल और विपक्ष केवल सत्ता की मलाई चाटने में लगे हुए हैं, उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, केवल लोगों को खतरा बता रहे हैं। ये तो खतरा परमानेंट था, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान बनाया गया था उस समय कहा गया था, हंस के लिए पाकिस्तान लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, अपने आप जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये काम हो रहा है, गुपचुप हो रहा है, सरेआम हो रहा है। किस प्रकार से रोहिंग्या जो वहाँ से आए थे उनको जम्मू में बसाया गया, कश्मीर में नहीं दी गई जगह, जम्मू में बसाया गया। कोई राशन कार्ड बना रहा है, कोई वोटर कार्ड बना रहा है। व्यवस्था इतनी दम तोड़ चुकी है कि किसी को फर्क नहीं है कि देश और दुनिया की। तो हमारा ये मानना है देश में बहुत बड़ा संकट है। ये भले ही ये चुनाव के बहाने आ गया हो, परंतु ये निश्चित है दुनिया में जब तक चीन की तरह मजबूती से राष्ट्र हितों को वरीयता नहीं दी जाएगी, तब तक इस प्रकार की ताकतों को अंकुश नहीं लगाया जा सकता। भारत में बहुत जरूरत है इस खतरे से मिटाने की। भारत में कसूर उनका नहीं जो पथभ्रष्ट हैं, व्यवस्था का कसूर है जिसने सुधरने का मौका नहीं दिया, उनको दिशा नहीं दी, असुरक्षा का, लोगों को बांट दिया क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद में। लोगों को कभी भी भारतीय बनाने का काम किया, उन्हें पहचान भारतीय दी, गलत तत्वों के शिकार बनकर देश में कितना बड़ा संकट आ गया है, उसको समाधान करने की जरूरत है, न कि कबूतरी प्रवृत्ति से संकट को नज़रअंदाज करने की। इसी के साथ आज बहुत महत्वपूर्ण है कि रात की बात न कर, रात तो गुजर गई, ऐ सुबह मुझे बता तेरी रोशनी कहाँ गई। हमारे देश के सारे व्यवस्था में लगे जितने लोग हैं, इस पत्रकार से लेकर न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका, विधायिका, केवल लूट खसोट। आम जनता को 10,000 रुपये की नौकरी नहीं और बड़े बड़े अधिकारियों को लाखों रुपए की पेंशन, नेताओं को गलत। कल्याणकारी व्यवस्था होनी चाहिए, जनता के हित में होनी चाहिए, राष्ट्र की संस्कृति के अनुसार होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति होने, नहीं तो भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं हो पाएगी। ये चुनावबाज नेता न तो इतिहास न भारतीय भाषा दे पाए, न भारत को अपना नाम दे पाए, न भारत आज भी अंग्रेजी का गुलाम है। बेशर्मी से कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम अंग्रेजी की स्कूलों को खोल देंगे। बताओ, अब बताओ कितने महामूर्ख। आप किसी भी भाषा को पढ़ाओ, फ्रेंच पढ़ाओ, जर्मन पढ़ाओ, इटली पढ़ाओ, रशियन पढ़ाओ, परंतु भारतीय भाषा में जो जिस प्रांत का है उस भाषा में उसे शिक्षा, न्याय, चिकित्सा, रोजगार, शासन तो मिलना चाहिए कि उसमें भी गुलामी ढोते रहोगे जिंदगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि तू वतन की फिक्र कर नादान, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे आसमानों पे है। न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। सबसे बड़ी यहाँ ना कोई जाति का कसूर है, न किसी धर्म का कसूर है। कसूर है देश के उन हुक्मरानों का जिनके ये दायित्व है, जिन पे ये जनादेश से रखा है। आप देश को सही दिशा में ले जाइए। आप मजबूती से क्यों नहीं ले जाते हैं? सता लोलुपता, अंध तुष्टिकरण और असुरक्षा की भय से। फिर जब सामने जनता का आक्रोश दिखाई देता है तो आप असुरक्षा के भय से आनंद फानंद में कुछ भी करें, जनता स्वीकार नहीं है। इसलिए समय बहुत बीत गया है।
इसी आशा और विश्वास के साथ ये हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें याद रखना होगा, भारतीय जनता पार्टी है वो भी कल की बनी है और कल नहीं रहेगी। कांग्रेस है वो 1885 में बनी है और कल नहीं रहेगी। ये कुछ सालों के मेहमान होते हैं, व्यक्ति भी कुछ दशकों के होंगे, सदा किसी की नहीं रहेगी। राष्ट्र मजबूत होगा तो हमारे सारे संप्रदाय, सारे जातियाँ, सारे वो हम भारतीय बन के रहे। अगर अंगुलियाँ अलग अलग रहे, कहे हम हाथ का हिस्सा नहीं, हम ज्येष्ठ हैं, हम कनिष्ठ हैं, हम मध्यमा हैं, हम अंगूठा हैं, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जब हम मजबूत रहेंगे देश तभी आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।